Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our सीरीज ऑन यूपीएससी मेंस 2022। इस लेक्चर सीरीज में हम पूरा जीएस का सिलेबस कर रहे हैं फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन इन अ थीमेटिक फैशन, यानी कि जनरल स्टडीज का पूरा सिलेबस है वो हम डिफरेंट थीम्स के थ्रू कवर कर रहे हैं और हर थीम में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे जिससे आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी बेटर हो जाए। ऑलराइट, तो जैसा कि आप जानते हो अभी थीमेटिक फैशन में हम कवर कर रहे हैं जनरल स्टडीज 3 का पेपर। राइट नाउ जनरल स्टडीज 3 में हमने इकोनॉमी का पोर्शन कर लिया है, इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन कर लिया है। अब बारी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पहला लेक्चर हम थीमेटिक फैशन में कवर करेंगे दैट इज रिलेटेड टू बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, लेक्चर 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी हम कवर करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द थीम्स दैट वी शैल कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सबसे पहला जो थीम होगा वो होगा हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन हमारा थीम होगा बायोटेक्नोलॉजी का एंड तीसरा हमारा थीम होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। ऑलराइट, तो हम थीमेटिक फैशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थीम नंबर 1 नैनो टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, चलो फिर नैनो टेक्नोलॉजी का पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होगा। डिस्कस द एप्लीकेशंस एंड चैलेंजेस पोज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इन द 21st सेंचुरी। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही सिंपल 10 मार्कर क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ। इसमें आपने नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस बतानी है, नैनो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस बताने हैं। तो इसको आप अप्रोच कैसे करोगे? सबसे पहले तो यू राइट एन इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन दोगे नैनो टेक्नोलॉजी की। राइट, नैनो टेक्नोलॉजी की जैसे ही आप डेफिनेशन दे देते हो फिर आप आ जाते हो मेन बॉडी पे और मेन बॉडी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पार्ट 1 इसमें आप लिखते हो बेनिफिट्स या एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हेडिंग डालोगे और 1 2 3 करके आप एप्लीकेशंस लिख दोगे। फिर आप जंप करोगे पार्ट 2 ऑफ योर आंसर विच वुड बी चैलेंजेस। नैनो टेक्नोलॉजी से क्या हमें हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं वो आप 1 2 3 करके लिख दोगे। ठीक है, और एंड में एक छोटी सी कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन कुछ समझ नहीं आ रही तो भी आप आंसर आफ्टर चैलेंजेस एंड कर सकते हो, पर माय एडवाइस वुड बी कि 1-2 लाइन की एक छोटी सी कंक्लूजन जरूर लिख देना। ऑलराइट, नाउ टू हेल्प यू गाइज वी हैव गिवन सर्टेन की पॉइंट्स। उन की पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। राइट, कि आप एप्लीकेशंस में क्या क्या लिख सकते हो, चैलेंजेस में क्या क्या लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हो, वो आपकी हेल्प के लिए ये रहा। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिख सकते हो नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से। इट रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डिवोटेड टू डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग, यूजिंग स्ट्रक्चर्स, डिवाइसिंग सिस्टम्स बाय मैनिपुलेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एट नैनो स्केल। और नैनो स्केल क्या होता है? 100 millionth of a millimeter. Right? Conversion to nanoscale results in conversion of physical and chemical properties of a material that have various useful applications. Now, एक लाइन भी आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 nations in terms of scientific publications in nanotechnology. ठीक है, तो आपकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। अब मेन बॉडी में आपने एप्लीकेशंस लिखनी है। Now, ध्यान रहे यहां पे मैंने आपको ये जो एप्लीकेशंस लिखी हैं ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, ये हिंट्स हैं। ठीक है, ये मॉडल आंसर नहीं है, ये सिर्फ हिंट्स हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि अपने आंसर में आपने ऐसे नहीं लिख के आ जाना कि इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 2 हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना है, उसके आगे 2-3 लाइंस लिखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, नैनो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में फिर 2-3 लाइन लिखोगे, एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन जैसे ऑयल जैपर वगैरह, ड्रग डिलीवरी में यूज हो रहा है, कैंसर की क्योर में यूज हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एक्सेट्रा, सब पे 2-2 3-3 लाइन लिखनी है, तभी आपके 150 वर्ड्स पूरे होंगे यहां पे। क्लियर? फिर उसके बाद आपने आ जाना है all these applications do come at a cost. There are certain challenges to the application of there are certain challenges to the full-fledged implementation of nanoscience in India. अब वो challenges क्या हैं?
हेल्थ पे चैलेंजेस हैं। नैनो पार्टिकल्स, ना देखो अभी तक हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नैनो पार्टिकल्स के पता नहीं। नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आपकी बॉडी में एंटर कर जाए, आपके नर्वस सिस्टम, ब्लड ब्रेन बैरियर, लिम्फिक सिस्टम, इसको इंपैक्ट कर सकता है, तो हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकती है। हमें नहीं पता कि नैनो पार्टिकल से नैनो पोल्यूशन हो सकता है, कितना हो सकता है ये नहीं पता, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत हाईली डेवलप नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। देन एथिकल कंसर्न्स हैं। देखो अगर नैनो स्केल पे मटेरियल्स आ रहे हैं तो नैनो स्केल पे टेक्नोलॉजी भी आएगी, नैनो कैमरास, नैनो बग्स वगैरह, जो आपकी प्राइवेसी इन्वेड करेगी, वो है। हाई कॉस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टेक्नोलॉजी एक्विजिशन, महंगी टेक्नोलॉजी है इसकी। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट। तो ये आपने चैलेंजेस लिखने हैं, छोटी सी कंक्लूजन वे फॉरवर्डिश फॉर्म में, एंड दैट वुड बी ऑल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू नैनो टेक्नोलॉजी। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, ये तो जनरल सा क्वेश्चन था ना, अब स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हैज द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज इंडियन एग्रीकल्चर। In the light of the above statement, evaluate the use of liquid nano urea in Indian agriculture. Now ये 250 words का है, तो इसको डिटेल में लिखना है, 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसको आप अप्रोच कैसे करोगे? सबसे पहले तो यूल राइट इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में ना आप लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब कैसे यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में हम नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर जब आप मेन बॉडी पे आओगे तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे बेनिफिट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, 1 2 3 वगैरह, क्लियर। फिर यहां पे देखना, फिर सीधा आप आओगे, क्योंकि इन्होंने पूछा इवैल्यूएट द यूज ऑफ लिक्विड नैनो यूरिया, फिर आप सेकंड पार्ट पे आओगे, लिखोगे लिक्विड नैनो यूरिया क्या है, इसकी डेफिनेशन दोगे। ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन दोगे आप, फिर आप इसके एडवांटेजेस लिखोगे। ठीक है, और फिर इसका लिखोगे क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या हो सकता है, और एंड में कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपने। ठीक है, नाउ फॉर योर हेल्प लेट्स टेक अ लुक एट द की पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आप यूज कर सकते हो इसमें। देखो ये नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन में जो आप यूज कर सकते हो वो कुछ लाइंस हैं कि रीसेंट साइंटिफिक डेटा इंडिकेट दैट नैनो टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू पॉजिटिवली इंपैक्ट द एग्री फूड सेक्टर, मिनिमाइजिंग एडवर्स प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। तो नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फिर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के क्या बेनिफिट्स हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे यूज कर सकते हो, मतलब कैसे एग्रीकल्चर में नैनो साइंस आपको बेहतरी दे सकती है। डिलीवरी ऑफ फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स तक कैसे पहुंचाने हैं वो। पेस्ट मैनेजमेंट नैनो स्केल पे कर सकते हो, नैनो हर्बिसाइड्स एंड फंजिसाइड्स। नैनो सेंसर्स जो कंटामिनेंट्स और पोल्यूटेंट्स को डिटेक्ट कर लेगा सॉइल में, प्लांट में, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद, ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो नहीं, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के बारे में आपने बता दिया। अब लिक्विड नैनो यूरिया पे आते हैं। तो लिक्विड नैनो यूरिया क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें पहले। इट इज अ पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डेवलप्ड बाय इफ्को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एट कलोल विद नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स। इट इज स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द लीव्स। तो इसका फायदा यह है, इसे सॉइल पे नहीं अप्लाई करना होता, आप लीव्स पे ही डायरेक्टली स्प्रे कर दो। रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था? पीएम इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट एट कलोल, गुजरात। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट। तो ये नैनो यूरिया की डेफिनेशन होगी। अब लिक्विड नैनो यूरिया के बेनिफिट्स क्या हैं? इंप्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन यूरिया इंपोर्ट्स। अगर आप खुद लिक्विड नैनो यूरिया यूज करोगे, एक तो यूरिया कम यूज करोगे, है ना, क्योंकि डायरेक्टली स्प्रे कर रहे हो। दूसरा, यूरिया के इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो आपकी कंट्री के करंट अकाउंट डेफिसिट में फायदा है। Reduce soil, water and air pollution है। Higher shelf life has no issue of caking on coming into contact with moisture। यूरिया की प्रॉब्लम पता है क्या है? यूरिया पाउडर है, पर जब बारिशों का मौसम होता है तो मॉइस्चर ये पकड़ लेता है और केक्स बन जाते हैं, इसका हार्ड हो जाता है, तो इसे स्प्रेड करना मुश्किल हो जाता है। लिक्विड नैनो यूरिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज। अब हम आ जाते हैं थीम 2 पे, विच इज बायोटेक्नोलॉजी।
ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के क्या आप क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? Recently, an American patient became the first woman to be cured of HIV after stem cell transplant. In the light of the above statement, explain what stem cell therapy is and what are roadblocks in front of its full-fledged implementation. Simple question है, हाँ लंबा question है तो डिटेल में आपने लिखना है, पर 15 मार्कर सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसको आप अप्रोच कैसे करोगे? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में दो डेफिनेशंस दोगे, एक तो स्टेम सेल्स क्या है इसके बारे में बताओगे, फिर दूसरा स्टेम सेल थेरेपी क्या है, SCT, उसके बारे में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे देखना आप। नाउ इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाट स्टेम सेल थेरेपी इज, ये एक तरह से बॉडी में ही आ जाएगा स्टेम सेल थेरेपी। ठीक है, एंड What are the roadblocks in front of its full-fledged implementation? ना देखो, HIV अगर क्योर हो गया तो स्टेम सेल थेरेपी पोटेंट बहुत है, फिर भी ये इंडिया में अच्छे से या कहीं भी अच्छे से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है, वो पूछा है आपसे। तो पहले तो आप स्टेम सेल थेरेपी बता दोगे, ये हो गया आपका पार्ट 1 ऑफ योर मेन बॉडी। दूसरे पार्ट में आप बताओगे चैलेंजेस क्या है, रोड ब्लॉक्स क्या है, स्टेम सेल थेरेपी क्यों अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। बस ये हेडिंग डाल के चैलेंजेस लिख दोगे और फिर एंड में कंक्लूजन। कंक्लूजन वही वे फॉरवर्डिश कि गवर्नमेंट शुड सीक टू मिनिमाइज ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेम सेल थेरेपी एंड एनहांस ऑल द बेनिफिट्स। ठीक है, गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ पॉलिसी, ऐसे कुछ वे फॉरवर्डिश आपने लिख देना है। नाउ की पॉइंट्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बाय द वे ये जो की पॉइंट्स हम डिस्कस करें ये आपकी PDF फाइल में भी मिलेगी जो इस लेक्चर के साथ आपको मिलेगी। क्या लिख सकते हो आप? स्टेम सेल्स की पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम सेल्स आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स. Stem cells provide new cells for the body as it grows and replaces specialized cells and that are damaged or lost. अब stem cells normal cells से कैसे डिफरेंट हैं? दो फीचर हैं इनके, सेल डिफरेंशिएशन, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। जैसे एक सेल है, उसके बाद वो आपका ब्लड सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो नर्व सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी डिफरेंट टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेल डिफरेंशिएशन और सेल रिन्यूअल। ठीक है, नाउ स्टेम सेल थेरेपी क्या है? SCT, also known as regenerative medicine and bone marrow transplant, promotes the repair response of diseased, dysfunctional or injured tissue using stem cells or their derivatives. ठीक है, नाउ दो तरह के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स होते हैं, ये स्टेम सेल थेरेपी की डेफिनेशन है। और आगे आप एक्सप्लेन कर दो कि दो तरह के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होते हैं, एक होते हैं ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट्स, यानी कि मेरा अगर एक ऑर्गन खराब हो गया तो मेरी बॉडी से स्टेम सेल्स निकाल के उस ऑर्गन के सेल बना के फिर मेरे ऑर्गन रिपेयर कर दो। तो मेरी ही बॉडी से अगर आप स्टेम सेल लोगे और मेरा ही ऑर्गन ठीक करोगे तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन है, कोई और इंसान स्टेम सेल्स डोनेट कर रहा है जिससे मेरा ऑर्गन रिपेयर हो रहा है, तो थर्ड पर्सन आ जाता है बीच में। ठीक है, नाउ रोड ब्लॉक्स क्या है? इंडिया में स्टेम सेल थेरेपी अच्छे से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकती? सेफ्टी ऑफ पेशेंट, immune rejection of donor cells by the host immune system post transplantation is a primary concern. फॉरेन बॉडी को आपका इम्यून सिस्टम ना एक्सेप्ट नहीं करता, तो फॉरेन स्टेम सेल्स को भी, किसी डोनर के स्टेम सेल्स को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। एथिकल कंसर्न्स है, यूज ऑफ एम्ब्रियोज फॉर क्रिएटिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लाइंस में लीड टू कमोडिटाइजेशन ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड टिश्यूज। आपको पता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बढ़िया स्टेम सेल्स होते हैं वो ह्यूमन एम्ब्रियो से निकलते हैं। अगर स्टेम सेल थेरेपी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई तो हम ऐसे ही एम्ब्रियोज को ना, जो एक्चुअल बेबीज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे कि उनको स्टेम सेल्स के लिए लैब में जनरेट करना शुरू कर देंगे। दिस इज एन एथिकल प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में इतनी एडवांस नहीं है और बहुत सारे कंसर्न है, जैसे चैलेंजेस रिलेटेड टू जीन एडिटिंग, पोटेंशियल डेंजर ऑफ ट्यूमर जेनेसिटी, इट इज ट्यूमरोजेनेसिटी। ये क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी फॉर कल्चर्ड सेल्स टू गिव राइज टू आइदर बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बाहर से आपने स्टेम सेल लिया, अपनी बॉडी में रिपेयर के लिए लगाया, पर वो ना बहुत ज्यादा रिन्यू होने लग गया, ग्रोथ उसकी इतनी ज्यादा होगी कि उसी ऑर्गन में ट्यूमर बनने लग गया, कैंसर हो सकता है उससे। ठीक है, तो अभी रिसर्च चल रही है, पर ये एथिकल कंसर्न्स की वजह से रिसर्च ज्यादा होने नहीं देते। खैर, इंडिया में या कहीं भी स्टेम सेल थेरेपी के ये चैलेंजेस हैं। अब ये आप लिख दोगे चैलेंजेस, बस फिर एंड में कंक्लूजन, दैट वुड बी ऑल।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, doctors transplanted the heart from a genetically modified pig to a patient. आपने सुना होगा पिग का हार्ट लगा दिया एक ह्यूमन बीइंग में, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुई है। Now, इसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, दूसरी स्पीशीज से कोई ऑर्गन उठा के दूसरी स्पीशीज में लगा देना। This has generated a debate on the issue of benefits and challenges of xenotransplantation. Discuss. Now, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, पर इसमें ना आपको स्कोप दिया हुआ है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, क्योंकि ये 250 वर्ड्स का है ना। तो इसको अप्रोच कैसे करना है आपने, देखना। सबसे पहले तो आप डालोगे एक इंट्रोडक्शन, उसमें आप डेफिनेशन दोगे जीनो ट्रांसप्लांटेशन की, राइट उसके बाद आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है। नाउ मेन बॉडी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इसमें आपसे डिस्कस करने को बोला है कि मेन बेनिफिट्स क्या है और चैलेंजेस क्या है ना। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, बस आपने ये बताना है। तो इसके पार्ट 1 में आप बताओगे बेनिफिट्स ऑफ जीनो ट्रांसप्लांटेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। और पार्ट 2 में आप बताओगे डिटेल में चैलेंजेस क्या है, क्यों इतनी ज्यादा जीनो ट्रांसप्लांटेशन से लोग डरते हैं या अवर्स हैं, ठीक है। और एंड में एक छोटी सी कंक्लूजन। नाउ आप क्या क्या लिख सकते हो बेनिफिट्स और चैलेंजेस में, लेट्स टेक अ लुक, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो, रिसेंटली डॉक्टर्स ट्रांसप्लांटेड द हार्ट फ्रॉम अ जीएम पिग टू अ पेशेंट, अ हाईली एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। नाउ जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन इनटू अ ह्यूमन रिसिपिएंट ऑफ लाइफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स। तो ह्यूमंस में सेल, टिश्यू या ऑर्गन ही आप डाल देते हो किसी एनिमल से, नॉन ह्यूमन से। पिग्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर दिस एज देयर ऑर्गन्स आर एनाटॉमिकली सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमंस। जनरली पिग्स को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पिग्स के कई ऑर्गन्स हमसे मिलते जुलते हैं एंड आर मोर ट्यून्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। और पिग्स के ऑर्गन्स में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दे दी, इंट्रोडक्शन हो गई। अब आ जाओ आप बेनिफिट्स पे। तो बेनिफिट्स क्या क्या है, it could potentially provide an unlimited supply of cells, tissues and organs for humans. It could bridge the organ shortage gap. बहुत सारे लोग लाइनों में लगे होते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता क्योंकि उन्हें ऑर्गन चाहिए जीने के लिए। ऑर्गन्स की शॉर्टेज कम है और ऑर्गन के डोनर्स कम है और ऑर्गन डिमांड करने वाले लोग ज्यादा है, एक बहुत बड़ा गैप है। अब ये गैप फिल हो जाएगा अगर आप एनिमल से भी यूज कर सको ऑर्गन, बहुत लोगों की जानें बचेंगी। It would make it possible to alleviate graft rejection by modifying donor tissue through genetic engineering, thereby making the outcome less dependent on recipient treatment with immunosuppressive agents. जैसे मैंने अभी स्टेम सेल्स में बताया ना, फॉरेन बॉडी को रिजेक्ट कर देती है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, राइट। पर अगर आप फॉरेन बॉडी या पिग का कोई जो हार्ट है उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऐसी कर दो कि आपकी बॉडी में उसे आपका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट ना करे, तो फायदा हो सकता है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग इन एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोक्योरमेंट एंड शेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स। खैर ये बेनिफिट है। चैलेंजेस क्या क्या है, concerns, medical implications हैं, even well matched human donor organ can be rejected after they are transplanted and with animal organs the danger is likely to be higher. Humans के organs ही कई बारी body reject कर देती है, किडनी ट्रांसप्लांट में कितने केसेस आते हैं, एनिमल में तो कुछ और ही है। फिर क्रॉस स्पीशीज इन्फेक्शन का डर है पिग टू ह्यूमंस। एनिमल राइट्स की भी तो बात है, वो पिग के भी तो कुछ राइट्स हैं, आपने उसे रखा ही सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। रिलीजन का इशू है, कई रिलीजन्स में इस चीज की मनाही है। एथिकल इश्यूज हैं, डिफिकल्टीज ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स ओवर ह्यूमंस एज द टेक्नोलॉजी स्टिल इमर्जिंग। कई ह्यूमंस को आप बोल देते हो, सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते कि इससे, जैसे किसी ने जब कन्विंस करा होगा कि आपके बॉडी में पिग का हार्ट लगा देते हैं तो शायद उसको ये बेनिफिट्स बताए होंगे, डिसएडवांटेजेस नहीं बताए होंगे, इसलिए उसने अपना कंसेंट दे दिया। तो ये मुद्दे हैं। ऑलराइट, मेक सेंस। चलो अब हम थीम 3 पे आ जाते हैं, पर थीम 3 इज रिलेटेड टू जीएम क्रॉप्स। नाउ आई एम होपिंग कि अगर आप मेंस दे रहे हो इस बारी तो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पता है।
तो जैसा कि हमारे एक लेक्चर में होता है ना कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, पर एक क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क देता हूं जिसके मैं बिल्कुल भी हिंट्स ड्रॉप नहीं करता, कोई स्ट्रक्चर की डिस्कशन नहीं होगी, कोई की पॉइंट्स नहीं होंगे। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क होता है ना। तो आज की क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है ये, रिलेटेड टू जीएम क्रॉप्स, थीम 3। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। इंडियाज reservations against GM crops technology would harm India in the long run. In the light of the above statement, explain India's overall regulatory framework for GM crops. 250 वर्ड्स का है, 15 मार्कर क्वेश्चन है। जनरली मैं आपको 10 मार्कर क्वेश्चन देता हूं एज होमवर्क, पर आज मैं 15 मार्कर क्वेश्चन दूंगा आपको एज होमवर्क। ये आपने खुद लिखना है, नो एडवाइस फ्रॉम मी, नो स्ट्रक्चर फ्रॉम मी, नो की पॉइंट्स फ्रॉम मी। ऑलराइट, हाँ, लिख के मुझसे चेक जरूर करवाना, तब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ऑलराइट, चलो फिर, that's it from my side guys. I hope you liked today's lecture and I hope it added some value to your preparation. If you have any doubts, you're free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. Alright then, that's it from my side guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.